जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम हिंदी का वीडियो में देखेंगे वर्णमाला, जो यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक एक करके हम देखेंगे इसको। हिंदी वर्णमाला पे से जो क्वेश्चन आते हैं उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं। इसी वर्णमाला को आज समझेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी भाषा बोलने के लिए हमें वाक्य की ज़रूरत होती है। वाक्य उपवाक्य से बनता है, उपवाक्य पदबंध से बनता है, पदबंध शब्द से, शब्द अक्षर से, अक्षर वर्ण से। यानी इसके क्रम को यदि हम देखें तो ध्वनि या वर्ण, इससे मिलकर के क्या बनता है? अक्षर बनता है। अक्षर से फिर क्या बनते हैं? शब्द बनता है। अक्षर अक्षर जुड़ करके क्या बनता है? शब्द। शब्द से फिर पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, फिर भाषा का रूप ले लेता है। जब वाक्य बन जाते तो वाक्य से ही वो क्या होता है? भाषा का रूप लेता है। यानी किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण कहलाता है। जैसे हम एक राम शब्द है, ये राम एक शब्द है। इस शब्द में हम देखते हैं दो अक्षर है, एक रा और एक म। राम में क्या है? दो अक्षर है, रा और म। ये जो अक्षर है, यदि इसमें वर्ण की बात करेंगे तो इसमें चार वर्ण हैं। राम में कितने वर्ण हैं? चार। एक र है, एक आ है, एक म है और एक फिर क्या है? अ है। ये जो हो गया र आ म अ, ये क्या है? वर्ण है। ये चार वर्ण हैं इसमें। यदि अक्षर की बात करेंगे राम में, तो राम शब्द में दो अक्षर हैं, एक रा अक्षर है, एक मा अक्षर है। तो रा अक्षर में कौन कौन से वर्ण हैं? र और आ। अब म में म हलंत, इसको हलंत पढ़ेंगे, और अ। तो म हलंत, म और अ मिलकर के क्या बनता है? म बनता है। यानी हम इसमें अक्षर की बात करेंगे राम शब्द में तो दो अक्षर हैं। वर्ण की बात करेंगे तो कितने वर्ण हैं? तो चार वर्ण हैं। तो चार वर्ण, इसको रा और म, तो राम हो गया। आगे देखते हैं, वर्णमाला किसको कहेंगे? वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो अब देखें हिंदी में मानक हिंदी में वर्णमाला को देखें हम, तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। यदि उच्चारण के हिसाब से देखें, दो तरह से देखेंगे हिंदी में हम, एक उच्चारण के आधार पे, एक लेखन के आधार पे। लिखने की जो परिपाटी है हिंदी लिखने की देवनागरी लिपि में, उस लेखन परिपाटी के हिसाब से कितने वर्ण हैं? 52। और उच्चारण के हिसाब से कितने वर्ण हैं? 45 वर्ण हैं। जब उच्चारण के दृष्टिकोण से हिंदी को हम देखें तो इसमें 10 स्वर है और 35 व्यंजन हैं। कितने हैं? 10 स्वर और 35 व्यंजन। तो 10 और 35 कितना हो गया? 45। उच्चारण के दृष्टिकोण से कितने वर्ण हैं इसमें? 45। लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी है? 52। याद रखना दोस्तों, लेखन के हिसाब से 52 वर्ण है हिंदी में। इसमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। जैसे स्वर में आ गया अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। अब इसमें देखो, ये 10 जो है, ये 5, ये 6 और ये 4, ये 10 जो है ये उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वर हैं। और इसमें 3 जब हम जोड़ देते हैं, जैसे री आ गया, अंग आ गया, अह आ गया, ये लेखन में इसका यूज होता है, री, अंग, अ। यानी 10 जोड़ 3, ये उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या। इसमें हम 3 जोड़ दें, यानी कुल स्वरों की संख्या यदि पूछे तो 13 बताना है। कुल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में, कुल स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या पूछे तो कितना बताना है? 13 बताना है। कुल स्वरों की संख्या 13। और यदि उच्चारण के दृष्टिकोण से पूछे तो सिर्फ 10 बताना है, स्वरों की संख्या 10। उसमें री, अंग, अह को हटा देते हैं। आगे देखते हैं इसमें व्यंजन कौन कौन है, तो इसको हम देखते हैं, इसी को कहते हैं वर्णमाला। ये क वर्ग है, इसमें क ख ग घ ङ, ट वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अ, ये बरा र, और ये ढ, इसको द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। ड और ढ को ये द्विगुणी व्यंजन है। ये तवर्ग हो गया, तथा दधा न, इसमें पवर्ग प फ ब भ म। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन, तालव्य स, दंत स,
मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं या इसको स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हो आप, व्यंजन स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें देखो ये 33 की संख्या ये हो गया, अब दो द्विगुणी व्यंजन हो गया ड और ढ, ये बरा रौ इसको पढ़ते हैं, ये ढ, तो ये क्या हो गया? दो द्विगुणी व्यंजन हो गया, तो 33 जो जोड़ 2 कितना हो गया? 35, तो 35 व्यंजन है। और 4 संयुक्त व्यंजन है जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष, 4 संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। जैसे क और सौ मिलकर के, मूर्धन्य सौ मिलकर के क्या बनता है? अक्ष बनता है। तो और रौ मिलकर के त्र बनता है। जो और ज्ञ मिलकर के ज्ञ बनता है। और सौ और रौ मिलकर के स्र बनता है। ये तालव्य स और रौ मिलकर के क्या बनता है? स्र बनता है। ये हमारे टोटल क्या हो गए? 35 हो गए व्यंजनों की संख्या। कुल स्वरों की संख्या आपने देखा 33 और 4 संयुक्त व्यंजन देखा आपने, तो 13 हो गया स्वर, 35 हो गया आपका व्यंजन और 4 हो गया संयुक्त व्यंजन, जिसमें संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये टोटल मिलकर के कितना हो गया? 5 4 9, 5 4 9, 3 12 के 2 1 1 3 1 4 1 5, यानी कुल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितने हो गए? 52, जिसमें 13 स्वर हो गया, 35 हो गया व्यंजन और इसमें 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। तो इसको याद रखना आप कि 52 इसमें क्या है? हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। और इसमें कुछ ध्वनियाँ बाहर से भी ली गई है। तो ध्वनियाँ मतलब वर्ण, ध्वनि बोलो या वर्ण बोलो। तो कुछ अरबी फारसी के भी हैं, जैसे अ, ये नुक्ता लगा हुआ है, क के नीचे नुक्ता, ख के नीचे ग, ये है ज, ये फ, ऐसे बोलते हैं। जैसे ज से जालिम, जमाना, इस तरह का ये अरबी फारसी के ये ध्वनियाँ हैं। लेकिन जो और फ का यूज़ तो आज भी हो रहा है। अ, क, ख, ग, इसका यूज़ आजकल बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है। ज और फ का यूज अभी भी हो रहे हैं, आजकल बहुत हो रहा है। तो इसको याद रखना, ये सब अरबी और फारसी के आगत ध्वनियाँ हैं। आगत मतलब बाहर से ली गई ध्वनियाँ हैं, या ग्रहित मतलब इसको ग्रहण कर लिया गया है। तो इसको हम अरबी फारसी की आगत ध्वनियाँ कहते हैं। एक ध्वनि अंग्रेजी का भी ले लिया गया है जिसको आ कहते हैं। आ, ये आ चंद्रबिंदु है, अर्ध चंद्रबिंदु वाले वर्ण है, जिसको आ, ये अंग्रेजी का है। कहीं कहीं आप देखेंगे हिंदी में इस तरह का लिखा हुआ, ये अंग्रेजी की ध्वनि है आ, और ये अरबी फारसी की ध्वनि। इसको आपने देखा। आगे देखते हैं हम, कौन से वर्ण कहाँ से बोला जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस पर आधारित एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको यदि आप समझ लें, इसमें हमने चार्ट बना दिया है, आप इसको पूरी तरह याद कर लें कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। जैसे यहाँ पे याद रखना, अ, आ, अह और कवर्ग ह। देखो अ, आ, अह, ह और कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन आया अभी बताया मैंने, क, ख, ग, घ, व। ये कंठ से बोला जाता है। ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। अ, आ, अह, ह और कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन आएगा? क, ख, ग, घ, व। ये क्या हो जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। उसी तरह इसमें तालु से बोले जाने वाले, कंठ और तालु से, ए, ऐ कंठ और तालु से बोला जाता है। अब आता है कि तालु किसको कहेंगे? तालु क्या होता है? ये तालु किसे कहेंगे? तालु क्या होता है? हमारे मुंह के भीतरी भाग में ऊपर की छत का पिछला हिस्सा। यदि मुंह को खोलें आप तो ऊपर का जो छत होगा उसका पिछला हिस्सा वो तालु कहलाता है। तो तालु से बोला जाता है। ए, ऐ कंठ और तालु से बोला जाता है। याद रखना, इसको अलग से याद रखना। कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण ए और ऐ है। ए, ऐ कंठ और तालु से बोला जाता है। उसी तरह चवर्ग जितना है, चवर्ग किससे बोला जाएगा? तालु से। ई, बड़ी ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य और सौ, ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से। इसको तालव्य सौ भी कहते हैं। तालु से बोला जाता है इसलिए इसको तालव्य सौ कहते हैं, याद रखना। ई, बड़ी ई
यानी हर्ष ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य और सौ तालु से। उसी तरह ये मूर्धा से बोले जाने वाले ये री, चवर्ग और सौ, मूर्धन्य सौ इसको बोलते हैं, तो ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसको याद रखना है। फिर नासिका शब्द, तो नासिक शब्द जितने पंचम वर्ण हैं, पंचम वर्ण मतलब हर एक व्यंजन वर्णमाला में जो पांचवा वर्ण है, जैसे अरों हो गया, यों हो गया, नौ हो गया, नौ और मौ, ये सारे नासिका से बोले जाते हैं। और अंग, ये नासिका वर्ण है, इसको याद रखना। दांत, दंत मूल से, र और ल दंत मूल से बोला जाता है। और दंत से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं, इसमें दंत सौ, इसको दंत सौ कहते हैं। और तवर्ग, ये दांत से बोले जाते हैं, याद रखना। तवर्ग में कौन कौन आएगा? तवर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न, ये सारे कहाँ से बोले जाएंगे? दांत से। ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द, ओष्ठ से पवर्ग, ऊ और ऊ, बड़ी ऊ जिसको बोलते हैं, या दीर्घ ऊ, हर्ष ऊ और पवर्ग, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। और इसको याद रखना, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण जो है ओ, औ और आ, ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये कुछ व्यंजन है वर्णमाला जो आप इसका जो उच्चारण स्थान है इसके बारे में हमने बताया। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे एक एक करके इस क्वेश्चन को। तब तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके अपने आप को कंफर्म कर लेना कि आपने सब्सक्राइब किया है और आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। इसमें कहता है सबसे पहला, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तभी मैंने बताया था शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही बताया मैंने, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है? तो वर्ण होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहेंगे? शब्द समूह को, वर्गों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्गों के व्यवस्थित समूह को। तभी मैंने बताया था वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्गों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्गों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कर सकते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ। तो अब इसमें दिया हुआ है क, ख, दूसरा ऑप्शन है य, र, च, ज, ट, न। तो आपने अभी देखा कंठ ध्वनियाँ कौन से हैं? कवर्ग जितना है सब कंठ से बोले जाते हैं। तो क, ख क्या हो गया? यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। तो इसको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, मतलब मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं? यहाँ पर दिया हुआ है ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। तो आपने देखा था टवर्ग जितना होता है, ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धा से बोले जाते हैं टवर्ग। तो टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ आएगा। तो ये सी आंसर आपका सही होगा। तो आप यहाँ पर सी के साथ जाना। तो दोस्तों इसको जरूर देखना और समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताना, लाइक करना इसे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करना ताकि हमें एक हौसला मिले और हम अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। इस वर्णमाला से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर हिंदी रहता है, तो इस तरह के वर्णमाला से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। और ये वर्णमाला के उच्चारण स्थान कहाँ है, इस पर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए आप इसको कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। हमने जो चार्ट दिया है उसको ज़रूर पढ़ना और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। तो इसको बार बार पढ़ो, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो आप इसको आगे बढ़ते रहना इसमें। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में नासिक की व्यंजन कौन सा है? नासिक की व्यंजन मतलब नासिका से बोले जाने वाले, नाक से बोले जाने वाले। यहाँ पे दिया हुआ है सौ, मूर्धन्य सौ, ज्ञ, ग, यों है ये, ग और जौ। तो नासिका से अभी बताया मैंने पंचम वर्ण जो भी होते हैं, वो हो गया, यों हो गया, नौ हो गया, मौ हो गया, ये सब जितने हैं ये सारे क्या हैं? पंचम वर्ण है। पांचवा आता है जैसे त, थ, द, ध, न। तो देखो 1 2 3 4 5, ये पांचवा हर एक का।
हर एक वर्णमाला में पांचवा जो होता है वो नाक से बोले जाते हैं। यहाँ पर कौन सा आ गया, य, छ, ज, झ, य, तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगबा वर्ण कौन सा है? अयोगबा, अयोगबा वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में अयोगबा वर्ण कौन सा है? अब समझना है कि अयोगबा होता क्या है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगबा कहते हैं। किसको? अनुस्वार, याद रखना, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगबा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, याद रखना, और विसर्ग, विसर्ग, अनुस्वार ऊपर में लिखा जाता है और विसर्ग ऐसे लिखा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? अयोगवा। अयोगवा लेखन की दृष्टि से ये स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होता है। ये क्या होता है? लेखन की दृष्टि से अयोगवा, इसको ऐसे भी समझ लो, लेखन के दृष्टिकोण से, लेखन के हिसाब से, लेखन के हिसाब से ये स्वर होता है, स्वर, और उच्चारण के दृष्टिकोण से, उच्चारण के हिसाब से ये क्या होता है? व्यंजन होता है। ये व्यंजन, उसी को आप क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अयोगवा इसमें कौन सा? तभी मैंने बताया अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार अंग और अह, ये क्या हो गया? अयोगवा। इसको डी आंसर आप यहाँ पर क्या करेंगे? सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौ दंत, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो देखो, सौ, सौ, सौ और ह ये कौन सा है? स्पर्श, यहाँ पे दिया हुआ है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, तो अभी हमने बताया था ये संघर्षी, इसको आपने सी लगाना है, संघर्षी व्यंजन, तो याद रखना सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा, संघर्षी व्यंजन। तो सी के साथ आप यहाँ पर क्या करेंगे? जाएंगे, उष्म या संघर्षी, याद रखेंगे इसको। सौ, मूर्धन्य सौ, सौ और ह, इसको हम कहेंगे उष्म व्यंजन, उष्म या संघर्षी, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, याद रखना, उष्म या संघर्षी व्यंजन। अगला है, निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर ये चार दिया हुआ, यहाँ पे छूटा हुआ है, ये नुक्ता होता है, यहाँ पे ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ग, ये नवीन ध्वनियाँ हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ख, ये नुक्ता है यहाँ पे लगा हुआ, ग ये नुक्ता है, ये नवीन ध्वनियाँ हैं, यानी अरबी फारसी के हैं, तो ये ख और ग यहाँ पर छूटा हुआ है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे ख और ग ये नुक्ता लगा हुआ है, तो ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, इसको याद रखना, यहाँ पर आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क, ग, ज, फ, यहाँ पे ग, यहाँ पर भी नुक्ता है, यहाँ पे भी नुक्ता है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? ये ध्वनियाँ किसकी अभी बताया मैंने, ये कि आगत ध्वनियाँ है, ये क, अ, ये पहले यूज होता था, क, ग, ज, इसको ज पढ़ते हैं, जैसे जालिम, जमाना, जज्बात, आपने देखा होगा, इसमें ये नुक्ता लगा होता है। और ये सारी ध्वनियाँ क्या है? आगत ध्वनियाँ हैं, अरबी फारसी की है, अरबी फारसी की ये ध्वनियाँ हैं, फारसी, अरबी फारसी की ध्वनियाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या तभी बताया मैंने, हिंदी में वर्णों की संख्या मूलतः कितनी है? तो 50, 51, 52, 53, तभी हमने बताया था 13, 35 और 4, अभी बताया था मैंने। ये हो गया स्वर, ये हो गया व्यंजन, ये हो गया संयुक्त व्यंजन, सब मिला करके कितने हो गए? 52, तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अगला क्वेश्चन है, अक्ष, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर दिया हुआ है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य, तभी बताया था मैंने। क और श मिल करके क्या होता है? अक्ष होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो देखो, क और स मिलकर के क्ष होगा, तो क के बाद ही अक्ष आएगा, तो इसमें निश्चित रूप से ये आपका क्या होगा?
क आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में मतलब डिक्शनरी में आपको क्ष से जैसे क्षत्रिय खोजना है, ये क्षत्रिय कहाँ पर आएगा, ये तो क्षत्रिय क के बाद आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ, तो ज्ञ आपको बताया था मैंने, ज और य मिलकर के क्या बनता है, ज्ञ बनता है। ज और य मिलकर के ज्ञ, आधा ज मतलब ज हलंत, और य मिलकर के क्या बना, ज्ञ। इसको हलंत पढ़ते हैं यानी आधा ज, इससे अ निकला हुआ है, यानी ज में बोलते हैं जब ज को, तो ज तो अ बोला जाता है, उसमें से अ निकाल दो तो ज, तो ये आधा ज, इसको ज हलंत पढ़ते हैं, और य मिलकर के क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ कहाँ से बोला जाता है, तभी बताया था मैंने, घ किस में आता है, कवर्ग में, क ख ग घ और व, ये कवर्ग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कवर्ग। तो कवर्ग में क्या आता है, घ, तो घ कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से, तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन को पहचान लो आप आसानी से, तो ज्ञ आपका क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, तो संयुक्त व्यंजन बी आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है। दंत नहीं है मतलब दांत से नहीं बोला जाता है, तो देखो त, थ, द, न, ट ये दिया हुआ है, तो देखो ये तवर्ग का है, तवर्ग दांत से ही बोला जाता है, ये दंत हो गया, और तो क्या नहीं बोला जाता है, ट, तो ट नहीं बोला जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर सही होगा। तो डी के साथ यहाँ पर जाएंगे। तवर्ग जितना है सब दंत से बोले जाते हैं, दांत से बोले जाते हैं, मतलब दांत की मदद से बोला जाता है, इसलिए दंत वर्ण हो गया, इसको दंत वर्ण भी कह सकते हैं। तो ट यहाँ पर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम अकारांत कहते हैं, अकारांत कहते हैं। याद रखना जिस शब्द के अंत में अ आता हो अकारांत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है अक्ष वर्ण किसके योग से बना है, तो ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अक्ष क्या है, एक संयुक्त व्यंजन। ये किससे बनता है, तो मैंने बताया था क हलंत प्लस मूर्धन्य स, इससे अक्ष बनता है। तो देख लो इसमें, तो ये हमारा ए आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या मैंने बताया था, स्वर की संख्या कितनी है, तो 13। कुल स्वर कितना हो गया, 10 जोड़ 3, तो 13 स्वर हो गए। यहाँ पे कौन कौन, एक र ले लिया था, री ले लिया था, एक अंग ले लिया था, एक अ ले लिया था। तो इसमें आप जोड़ देते हैं ये 3, तो 10 में 3 जोड़ते हैं, यानी लेखन के दृष्टिकोण से कुल 13 होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो स्वरों की संख्या 13, उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या 10 होती है, लेकिन जब लेखन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका सही होगा। तो 13 स्वर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो स्वर को तो आसानी से पहचान जाएंगे आप, अ है, उ है, ए है, यों है, तो यही तो आपका हो गया यहाँ पर आंसर। यों क्या है, स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में टवर्ग नहीं है, यानी टवर्ग में नहीं आता है। ट, ठ, ड, ढ, वहाँ ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये क्या हो गया, टवर्ग कहलाता है। तो इसमें ट, ठ, ड, ढ, यहाँ पर बच गया घ, तो घ क्या होता है, कवर्ग में आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन पहचानने, तो देखो 32, 34, 33, 36 दिया हुआ है। वैसे कुल व्यंजन पूछता तो कुल व्यंजन तो 35 हो जाता है यहाँ पर,
4 संयुक्त हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या था, व्यंजनों की संख्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने बताया था 33 जोड़ 2, तो ये 2 जो है एक बड़ा र और एक ढ, इसको द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणी व्यंजन। व्यंजन तो इसको यदि हटा देंगे तो ये कितना बचता है? 33। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी के साथ यहाँ पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पास स्वर कौन सा है? पास स्वर की बात कर रहा है, तो पास स्वर क्या होता है? तो पास स्वर यहाँ पे इसको समझ लेना आप, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पास स्वर, ये 3 तरह के स्वर होते हैं। जितने भी स्वर वर्ण हैं तो ये जीव के अग्रभाग से काम करता है। ये अग्र स्वर किसको कहेंगे? जीव के अग्रभाग से, जीव के अग्रभाग, जिह्वा के अग्रभाग से, अग्रभाग। इसमें कौन कौन आता है? तो याद रखना, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये क्या आता है? अग्रभाग से बोला जाता है। मध्य स्वर बोलेगा, ये अग्र स्वर हो गया। मध्य स्वर बोलेगा तो मध्य स्वर किससे होगा? तो मध्य स्वर में आता है औ। याद रखना, मध्य स्वर में सिर्फ एक ही वर्ण आता है औ। एक पश्च स्वर होता है, ये पश्च स्वर याद रखना आप इसे, इसमें आएगा आ, उ, बड़ी उ, जिसको दीर्घ उ बोलते हैं, ओ, औ, और ये आगत ध्वनियाँ आ, ये सारे क्या होते हैं? पश्च स्वर होता है। तो इसमें देख लो आप, तो पश्च स्वर में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ई तो नहीं होगा, जौ ढौ ये तो नहीं होगा, जौ ढौ तो होगा ही नहीं, तो स्वर है ही नहीं, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ई, तो ई हमने क्या बोला? अग्रभाग से बोला जाता है, अग्र स्वर है ये। तो पास स्वर की बात आया तो यहाँ पर हमने लिख दिया है आ, तो ए हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो ए पास स्वर है ये। पास मतलब जीव के पिछले भाग से बोला जाता है ये पिछला भाग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये मध्य भाग, ये पिछला भाग, पिछला भाग किसका? तो जीव का, जीव का पिछला भाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छ ध्वनि का, छ से छाता ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ये कहाँ से बोला जाता है? तो ये चवर्ग में आता है, च छ ज झ, च छ ज झ और य, ये चवर्ग में है, इसको चवर्ग कहते हैं। तो चवर्ग किससे होता है? आपको पता है, तालव्य होता है ये, तालु से। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन ये संयुक्त व्यंजन है ही, ये है और ज्यों भी है, सॉरी ये नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। त्र भी है, तो ये सारे संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा? तो ये मूर्धन्य स जो है वो संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स। इसको मूर्धन्य स कहते हैं क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है। ये मूर्धन्य स आपका आंसर। अक्ष त्र ज्ञ कई बार लिखा मैंने, अक्ष त्र ज्ञ और स्र, ये क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये मूर्धन्य स, ये तो यही आंसर आपका होगा। अगला है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालु से कौन सा बोला जाता है? तभी बताया मैंने, चवर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है, चछा जझा, ये चवर्ग तालु से बोले जाते हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ य लव किस वर्ण के व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतःप्रस्थ अंतस्थ व्यंजन। तो आप यहाँ पर य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कह सकते हैं, य र ल व। याद रखना, बार बार बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए। ये अंतस्थ व्यंजन इसको बोल सकते हैं, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह। वैसा जो नाक और मुंह से बोला जाता हो अनुनासिक कहलाता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए गौर से देखना इसे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन अभी बताया मैंने, वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर जैसे अभी बताया मैंने, व हो गया, य हो गया,
न हो गया, म हो गया, ये सब वर्ण के पंचमाक्षर यानी मतलब पांचवा अक्षर। जैसे हम कहते हैं त, थ, द, ध, न। तो अब देखो 1 2 3 4 ये पांचवा अक्षर, ये पंचाक्षर। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण के पंचमाक्षर। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 8 9 11 14। 11 14 अभी बताया मैंने, या तो आपने 10 कर लो, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो अभी बताया मैंने उच्चारण के हिसाब से 10, और या फिर यहाँ पे 10 जोड़ 3 कर लो 13। ये आंसर आपका, इसमें से यदि हटा दो 2, 11 आप सी कर सकते हो यहाँ पर आंसर। सी के साथ यहाँ पर आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे नए वीडियो, तब तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।